नमस्कार, मैं डॉक्टर रेखा आरसी ऑनलाइन अकेडमी में आपका स्वागत करती हूँ। आज मैं आपको बिम के बारे में बताऊंगी कि काव्य में बिम क्या होता है। जब हम काव्य का सौंदर्य लिखते हैं तो उसमें कभी कभी हमें बिम के बारे में भी लिखना होता है। तो वह बिम है क्या, उसको हम कैसे पहचान सकते हैं कविता में कि कहाँ पे बिम है। तो आज हम बिम के बारे में चर्चा करेंगे। तो बिम क्या होता है, साधारण तौर पे अगर हम जानेंगे तो जो कवि होता है वे कल्पना भाव के माध्यम से एक चित्र प्रस्तुत करता है पाठक के सामने। तो वह चित्र होता है, वह ऐसा प्रतीत होता है जैसे यथार्थ है। तो वही जो चित्र किसी पाठक के मन में या सामने उत्पन्न होता है वही बिम है। तो जो बिम है वह मानसिक चित्र के रूप में अनुभवों की अनुभूति है। मतलब जो कवि अनुभव करता है उसी की अनुभूति मानसिक चित्र द्वारा प्रस्तुत की जाती है। तो यहाँ पे मैंने परिभाषा लिखी है डॉक्टर केदारनाथ सिंह के अनुसार। वह क्या है, उसके अनुसार हम बिम को थोड़ा सा समझते हैं। बिम यथार्थ का एक सार्थक टुकड़ा होता है। वह अपनी ध्वनियों और संकेतों से भाषा को अधिक संवेदनशील और पारदर्शी बनाता है। ये अभिधा की अपेक्षा लक्षणा और व्यंजना पर आधारित होता है। अभिधा, लक्षणा, व्यंजना के बारे में हम एक वीडियो में बात कर चुके हैं। कवि जो होता है वह क्या करता है, यथार्थ को दिखाने के लिए, सार्थक बनाने के लिए अपने शब्दों के द्वारा वह ऐसा प्रस्तुत करता है काव्यांश में कि ऐसा प्रतीत हो कि ये यथार्थ से संबंधित है। उसके बाद हम बात करते हैं बिम के तत्व के बारे में। तो बिम के 5 तत्व हैं, लेकिन मूलतः 3 तत्वों की बात की जाती है। तो जो 5 तत्व हैं उनमें क्या है, सबसे पहला आती है कल्पना, उसके बाद आता है भाव, उसके बाद आता है इंद्रियता यानी इंद्र, उसके बाद आता है एक अनुभूति, अनुभूति मतलब अनुभव, उसके बाद आवेग। तो ये 5 तत्व हो गए। 5 कौन से, कल्पना, भाव, इंद्रियता यानी इंद्रियों से संबंधित, और आवेग और अनुभूति। लेकिन ज़्यादातर जो हमारे पाठ्यक्रम में कल्पना, भाव और इंद्रियता को ही माना जाता है। तो ये कविता में कैसे काम करते हैं कवि के द्वारा, कल्पना को भावों में उतारते हैं, फिर इंद्रियों द्वारा उसका आभास किया जाता है। मतलब कवि की जो कल्पना होती है उसको भाव, मतलब भाव कैसे व्यक्त कर सकते हैं, शब्दों के द्वारा। उसके बाद हमारी जो इंद्रिय हैं वह उसका आभास करती हैं। तो यहाँ पे हमने थोड़ा आपको बताया कि इसके तत्व 5 हैं, लेकिन मूलतः 3 की ही बात करते हैं। उसके बाद आता है कि ये जो बिम है कितने प्रकार के हैं। बिम वैसे तो बहुत प्रकार के होते हैं, लेकिन मूलतः जो बात की जाती है वह 5 प्रकार के बिंबों की बात की जाती है। जैसा कि हम लोग जानते हैं पौराणिक बिंब है, वैज्ञानिक बिंब भी होते हैं, ऐतिहासिक बिंब भी होते हैं, प्राकृतिक बिंब भी होते हैं। प्राकृतिक मतलब प्रकृति का विवरण दिया जाता है। तो बहुत सारे बिंबों का हम लोग बारे में पढ़ते भी हैं कभी कभार, और कभी कभार हमको कविता और काव्यांश में बहुत अलग अलग प्रकार के बिंब देखने को मिलते हैं। लेकिन यहाँ पे 5 बिंबों के बारे में ही हम चर्चा करेंगे। पहले हम 5 के जो प्रकार हैं उनके बारे में बताएंगे। उसके बाद एक एक बिंब जो है उसका डिटेल में उसकी परिभाषा और एक उदाहरण द्वारा भी मैं उसको समझाऊंगी। तो इंद्रिय की दृष्टि से, मतलब जो प्रकार है तो उसमें इंद्रिय की दृष्टि मतलब इंद्रियों की दृष्टि से बिंब कितने प्रकार के हैं, 5 प्रकार के हैं। कभी कभी
ग्रहेंद्रिय करके भी शब्द आ जाता है, जिसमें बच्चे हो जाते हैं कंफ्यूज। तो इंद्रिय और ग्रहेंद्रिय एक ही चीज है। तो पहला है चाक्षुष-बिंब, जिसको हम दृश्य-बिंब भी बोलते हैं। इसका संबंध हमारे नेत्रों से होता है। उसके बाद है श्रव्य-बिंब। श्रव्य-बिंब का संबंध हमारे कर्ण से होता है। इसको कभी कभी नाद-बिंब भी बोला जाता है, इसको नाद-बिंब भी कहते हैं या नादत्व-बिंब भी कहते हैं, तो कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है। उसके बाद है स्पर्श-बिंब। स्पर्श-बिंब हमारी त्वचा से संबंधित है। उसके बाद है घ्राण-बिंब। घ्राण-बिंब हमारी नासिका से संबंधित है, उसको घ्रातव्य-बिंब भी बोला जाता है। उसके बाद स्वाद आस्वाद-बिंब, ये हमारी जीवा यानी जीभ से संबंधित है। उसके बाद आते हैं हम कल्पना की दृष्टि से बिंब कितने प्रकार के हैं। कल्पना की दृष्टि से बिंब दो प्रकार से है, स्मृति बिंब और कल्पित बिंब। स्मृति बिंब वह है जिसमें हमारी स्मृतियां याददाश्त के जरिए हम चीज़ों को याद रखते हैं, और कल्पित बिंब वह है जो कल्पना के माध्यम से खींचा जाता है। उसके बाद आता है अभिव्यंजना पद्धति की दृष्टि से। अभिव्यंजना पद्धति की दृष्टि से बिंब ये मन के भावों को प्रकट करता है, मतलब अभिव्यंजन वाला जो मन के भाव को प्रकट करे। तो यहाँ पे हम लिखते थे मन के भाव, आसानी रहेगी आपको समझने में। ये दो प्रकार के हैं, प्रत्यक्ष और अलंकृत बिंब। तो प्रत्यक्ष बिंब में क्या होता है कि प्रत्यक्ष रूप से जो वर्णन किया जाता दिखाया। अलंकृत बिंब में क्या होता है, अलंकार का प्रयोग करके बिंब यानी चित्र प्रस्तुत किया जाता है। उसके बाद आते हैं प्रेरक अनुभूति की दृष्टि से, यानी अनुभव, अनुभूति मतलब अनुभव की दृष्टि से। अनुभव की दृष्टि से सरल बिंब है। फिर मिश्र, जिसको हम मिश्रित बिंब भी कहते हैं, जटिल बिंब है, खंडित बिंब है, समाकालित बिंब है। उसके बाद पांचवा है काव्यार्थ की दृष्टि से, उसमें है एकल बिंब और संश्लिष्ट बिंब। तो हमने इसके बारे में चर्चा की। अब मैं आपको एक एक करके सबके बारे में बताऊंगी। तो जैसा कि बिंब बता चुकी हूँ, बिंब का मतलब होता है आईना, इमेज, चित्र, आभास, जो कि कवि हमारे सामने अपने शब्दों के माध्यम से प्रस्तुत कर दे, वही बिंब कहलाता है। तो यहाँ पे मैंने लिया है इंद्रिय की दृष्टि से। इंद्रिय की दृष्टि का मतलब इंद्रियां, जो हमारी इंद्रियां हैं, उनकी दृष्टि से बिंब कितने प्रकार के हैं। तो सबसे पहला आता है दृश्य बिंब। दृश्य बिंब का संबंध हमारे नेत्रों से होता है। जब पंक्तियों में या काव्यांश में कवि या हम जब काव्यांश को पढ़ते हैं या सुनते हैं, तो हमारे सामने उस घटना का चित्र प्रस्तुत हो जाना दृश्य बिंब कहलाता है। तो दृश्य बिंब में नेत्रों का बहुत अधिक वो होता है कि हमें वह चित्र सामने दिखाई दे। तो यहाँ पे मैंने लिए हैं मकड़ी के जाल मुंह पर, ये एक उदाहरण है। मकड़ी के जाल मुंह पर और सिर के बाल मुंह पर, मच्छरों के दंश वाले दाग, दाग काले लाल मुंह पर। इसमें हमें मतलब रात्रि का समय पता चलता है, क्योंकि मच्छर रात्रि में आते हैं। और बताया गया है मकड़ी के जाल मुंह पर, मतलब मकड़ियों के जालों के बारे में है। सिर के बाल मुंह पर, मच्छरों के जो काटने से दाग बनते हैं, वह दाग
मतलब गोरे मुंह पर, ये सब चीज़ें ऐसा दिखाया गया है कि कौन सा दृश्य है। तो दृश्य हमारे आंखों के सामने झलक रहा है, तो ये दृश्य बिंब का एक उदाहरण। उसके बाद आता है श्रव्य बिंब, जिसको हम नाद बिंब भी बोलते हैं। श्रव्य मतलब ध्वनि, ध्वनि इसका संबंध कर्ण इंद्र से है, कर्ण इंद्रिय मतलब कान से है। तो जब किसी कविता को पढ़कर या सुनकर हमारे सामने ध्वनि सुनाई देने लगे तो वहाँ पे श्रव्य बिंब बनता है। मतलब कवि अपने शब्दों के माध्यम से ऐसा प्रस्तुत कर दे कि ध्वनि है उन शब्दों में, तो वहाँ पे श्रव्य बिंब बनेगा। तो वह कैसे, देखिए उदाहरण है, खूब झम झम कर बरस काली घटा। झम झम में क्या आवाज़ है, पानी की बूंदों की आवाज़ है। तो यहाँ पे बरसात का चित्र खींच रहा है, लेकिन झमझम मतलब नाद भी सुनाई दे रहा है। उसके बाद आता है स्पर्श बिंब। इसका संबंध त्वचा से होता है। जब किसी कविता को पढ़कर या सुनकर उसके स्पर्श का आभास हो हमें, मतलब खुरदरा या कोमलता का आभास हो, तो वहाँ पे स्पर्श बिंब होता है। जैसे इन पंक्तियों में देखिए, मलय का झोंका बुला गया, खेलने से स्पर्श वह रोम रोम को कपा गया। अब देखिए, झोंका होता है हवा का और स्पर्श त्वचा का होता है। रोम रोम को कपा गया मतलब रोम हमारे त्वचा पे होते हैं, उनको ठंड से हिलाना मतलब हो हिल गया। तो उस तरह से इन पंक्तियों में भी आप देखेंगे स्पर्श बिंब आपको दिखाई देगा। उसके बाद है घ्राण बिंब। इसका संबंध नासिका से होता है, मतलब ये हमारी इंद्री है, इससे होता है, नासिका यानी नाक से। तो जब किसी कविता या काव्यांश को पढ़कर हमें ऐसा प्रतीत हो कि हमें उसकी सुगंध, दुर्गंध या किसी तरह की महक का आभास हो, तो वहाँ पर घ्राण बिंब होता है। जैसे सोंधी सोंधी महक है, मिट्टी की पहली फुहार में शामिल। इन पंक्तियों में देखिए, सोंधी सोंधी महक सोंधी सोंधी किसकी होती है, मिट्टी की। मिट्टी की महक जब पहली बारिश होती है तो मिट्टी पे जब पहली बारिश गिरती है तो उसकी जो खुशबू होती है बहुत ही अच्छी होती है, बहुत ही सोंधी होती है। तो इसका संबंध देखिए, इन पंक्तियों का संबंध हमारी नासिका, क्योंकि खुशबू हम कहाँ से लेंगे, नाक से लेंगे। तो यहाँ पे नासिका से संबंधित यानी घ्राण बिंब है। उसके बाद आता है पांचवा स्वाद अस्वाद्य बिंब। स्वाद और अस्वाद बिंब का संबंध हमारी जिह्वा से होता है, यानी जीभ से होता है। जब हमें किसी स्वाद का पता चले, पंक्तियों में पढ़कर या सुनकर कसीले, मीठे या खाने की वस्तु का स्वाद का पता चले और वे हमारे सामने ऐसा चित्र बना दे कि हाँ वह स्वाद हमारे जीवा पे आ रहा है, तो वहाँ पे स्वाद बिंब होगा। जैसे इन पंक्तियों में देखिए, कुकुरमुत्ते की कहानी सुनी जब बाहर से नवाब के मुंह में आया पानी। कुकुरमुत्ता मतलब मशरूम होता है ना, उसके बारे में जब सुना तो नवाब के मुंह में पानी आ गया। तो यहाँ पे स्वाद आपको दिखाई देगा। उसके बाद एक मैंने यहाँ पे और लिया है पॉइंट, वह है कल्पना की दृष्टि से। ये इंद्र की दृष्टि से हो गया और ये कल्पना की दृष्टि से बिंब कितने प्रकार के हैं। तो ये मुख्यतः है, इन पे ज़्यादातर हम लिखते हैं। कल्पना की दृष्टि से क्या है, इसमें दो प्रकार के बिंब आपको मिलेंगे, एक है स्मृति बिंब और एक कल्पित बिंब। स्मृति बिंब में क्या होता है, इसमें हमारी कल्पना निष्क्रिय रहती है। निष्क्रिय मतलब कल्पना बिल्कुल भी काम नहीं करती, मतलब मरी पड़ी सी रहती है। निष्क्रिय मतलब बेहोश सी रहती है। सिर्फ स्मृति के द्वारा ही बिंब का जन्म होता है और अतीत अनुभवों के आधार पर इसका निर्माण किया जाता है। स्मृति मतलब
क्या होता है? याददाश्त। याददाश्त, ये जो स्मृति बिंब है याददाश्त पर निर्भर है। अगर आपकी याददाश्त तेज है तो आप अच्छे से स्मृति बिंब को बना सकते हैं, और अगर आपकी याददाश्त अच्छी नहीं है तो आप स्मृति बिंब, मतलब कवि की याददाश्त अच्छी नहीं है तो स्मृति बिंब का वो बना नहीं सकता। यानी स्मृति बिंब का संबंध सीधे याददाश्त पे है। तो अतीत के अनुभवों पे ये निर्भर रहता है ये बिंब। तो इसका निर्माण ज़्यादातर हमको गद्य में दिखाई देता है, कि जैसे एक लेखक है या कवि है, कुछ भी गद्य की पंक्तियों में अपना पहले का कोई अनुभव डालता है, बचपन की याद डालता है, तो वह स्मृति बिंब के अंतर्गत आती है। उसके बाद है कल्पित बिंब। कल्पित बिंब क्या होता है? कल्पना से इसका सीधा संबंध होता है, ना कि स्मृति से। कल्पित बिंब में कल्पना होती है, स्मृति नहीं। देखिए, तो मतलब कल्पना आप कितना अच्छा सोच सकते हैं, अच्छे विचार ला सकते हैं, वह हमारी मानसिकता पर निर्भर करता है। मतलब इसमें बौद्धिक क्षमता का ज्ञान देखा जा सकता है। अगर आपकी बौद्धिक क्षमता अच्छी नहीं है तो आप कल्पना अच्छी नहीं करते। कल्पित बिंब में आपकी बौद्धिक क्षमता देखी जाती है। तो यहाँ पे मैंने अभी आपको इंद्रिय की दृष्टि से और कल्पना की दृष्टि से बिंब के बारे में बताया। अब हम अभिव्यंजना पद्धति की दृष्टि से जो बिंब होता है उसके बारे में जानेंगे। यानी मन के भावों को व्यक्त करने की जो शक्ति होती है उसके बारे में जानेंगे। तो इसमें सबसे पहला है प्रत्यक्ष बिंब। प्रत्यक्ष बिंब में क्या होता है? कवि सामान्य शब्दों का प्रयोग कर अर्थपूर्ण शब्द द्वारा अपना चित्र बना देता है, यानी प्रत्यक्ष बिंब बना देता है। तो एक उदाहरण द्वारा जानेंगे। विमाता बन गई आंधी भयावह। इसमें कई को आंधी बताकर रघुकुल के भयानक प्रभाव पर संकेत किया है। मतलब रघुकुल पर कैकेयी द्वारा जो भयावह आया था उस पर संकेत किया गया है। उसके बाद है अलंकृत बिंब। अलंकृत बिंब में क्या होता है? अलंकारों के द्वारा बिंबों का निर्माण किया जाता है। जो भाव होते हैं, दो बार लिख गया है, जो भाव होते हैं कवि उसे अप्रस्तुत में बांधकर मार्मिक ढंग से प्रयोग करता है। अलंकार जैसे हमारा यमक, अनुप्रास, ये सब अलंकार है, इनका प्रयोग करता है। और जो अप्रस्तुत है, मतलब जो दिखाई नहीं दे रहा, उसको भी प्रस्तुत कर देता है। जैसे किसी स्त्री की सुंदरता का वर्णन, किसी के मुख का वर्णन, किसी के पैरों का वर्णन। तो इन पंक्तियों में आप देखिए, मुख मानो चंद्रमा के समान। तो यहाँ पे स्त्री के मुख का जो वर्णन है वह चंद्रमा के समान अलंकार द्वारा बताया गया है। के समान यहाँ पे अलंकार है, मतलब चंद्रमा के समान बताया है, तो यहाँ पे अलंकार दिख रहा है। तो अलंकारों द्वारा भी बिंब प्रस्तुत करके कवि अपने भावों को व्यक्त करता है। उसके बाद आता है काव्य की दृष्टि। काव्य की दृष्टि से जो बिंब होते हैं वह है एकल बिंब। कुछ लोग इसको मुक्त बिंब या मुक्तक बिंब भी कहते हैं। इसमें एक बिंब स्वतंत्र तथा अन्य बिंबों से अलग होता है तथा अन्य बिंबों के पूर्वा पर ये बिंब मुक्त होता है। मतलब जो एक बिंब है वह पूर्णतः स्वतंत्र होगा पंक्तियों में, और बहुत छोटे छोटे जो बिंब हैं होते हैं पंक्तियों में, वह अन्य बिंबों के पूर्वा पे मुक्त मानी स्वतंत्र होंगे। उसके बाद है संश्लिष्ट बिंब। ये क्या है? संश्लिष्ट का अर्थ होता है
एक समान जुड़ा हुआ, कुछ चीज़ें एक साथ लेके जोड़ते हैं, तो ये वहीं से आया है। इस बिंब में क्या होता है, इस बिंब में विभिन्न इंद्रिय संवेदनाओं का योग रहता है, परंतु बीच बीच में किसी एक संवेदना की प्रधानता रहती है और शेष संवेदना गौर न कर उसकी उपकारक रहती है। इसको एक उदाहरण द्वारा भी जान लेते हैं। सहसा वीणा झंझना उठी, संगीतकार की आंखों में पिछली ज्वाला सी झलक गई, रोमांच एक बिजली सा सबके मन में दौड़ गया, अवतरित हुआ संगीत। इन पंक्तियों में श्रोता के मन में वीणा की झंकार से बिजली सा रोमांच दौड़ गया, जो स्पर्श संवेदनाओं को जागृत करता है। तो इसमें आप देखेंगे स्पर्श और श्रव, मतलब स्पर्श मतलब त्वचा द्वारा और स्वर मतलब कर्ण द्वारा, दोनों संवेदनाओं को संश्लिष्ट किया गया है। अतः यहाँ पे संश्लिष्ट संवेदना या संश्लिष्ट बिंब दिखाई देता है, यानी यहाँ पे दो संवेदनाओं का मिश्रण इन पंक्तियों में आपको दिखाई देता है। यानी झनकार उठी और फिर क्या हुआ, मन में बिजली मतलब सुनाई दिया और उसके मन में एक क्या हुआ, बिजली सा दौड़ गया। वीणा की झनकार से उसके मन में बिजली सा दौड़ना। तो यहाँ पे संवेदना हमें दिखती है, एक श्रव और एक स्पर्श। अब मैं आपको प्रेरक अनुभूति की दृष्टि से बिंब कितने प्रकार के हैं उनके बारे में बताऊंगी। अनुभूति मतलब अनुभव। तो उस दृष्टि से यहाँ पे बिंब मैंने 5 प्रकार के लिए हैं। सबसे पहला है सरल बिंब। इस प्रकार के बिंबों में रेखाएं व रंग स्पष्ट होते हैं। जैसे मान लीजिए लज्जा, ये एक शब्द है, लज्जा का हमें अर्थ पता है। तो यहाँ पे लज्जा में घूंघट काढ़ा, मुख का रंग किया गाढ़ा। अब यहाँ पे एक बिंब लज्जा का खींचा गया है कि लज्जा में घूंघट का मतलब शर्म के मारे उसने घूंघट लिया है। तो यहाँ पे और शर्म के मारे क्या होता है, मुख लाल हो जाता है। तो वो यहाँ पे लज्जा का बिंब खींचा, यानी सरल शब्दों में बिंब को चित्रित किया गया है। मतलब जो लज्जा का बिंब है वो सरल शब्दों में चित्रित किया गया है। तो ये एक सरल बिंब है। उसके बाद मिश्र बिंब, या इसको हम मिश्रित बिंब भी कहते हैं। एक ही बिंब में बहुत सारे रंगों और रेखाओं का प्रयोग किया जाता है। जैसे मान लीजिए एक शब्द है लाली। लाली, सूरज की लाली, ओठों की लाली और मुख की लाली, फूल की लाली, बहुत तरह की लाली शब्द का प्रयोग किया जाता है या जा सकता है। तो यहाँ पे आप देखिए लाली का प्रयोग, आप देख सकते हैं कि लाली शब्द का प्रयोग कई रंगों और रेखाओं में किया जाता है। तो लाली बन सरल कपोलों में, आँखों में अंजन सी लगती, कंचित अलकों सी घुंघराली, मन की मनोर बन के चमकी। तो यहाँ पे देखिए लाली का प्रयोग किया गया है और कई मिश्रित भाव में, मतलब लाली कपोल मतलब गालों में है, आँखों में है। तो यहाँ पे देखिए लाली शब्द का प्रयोग इन पंक्तियों में देखने को मिलता है, यानी मिश्रित भी मतलब कई तरह से लाली का प्रयोग करके किया गया है। उसके बाद है जटिल। जटिल मतलब क्या होता है, कठिन, कठिन बिंब, यानी रेखाएं इसमें जो होती हैं उलझी हुई और रेखाएं और रंग धूमिल सा होता है। मतलब रेखाएं उलझी हुई होती हैं और
जो रेखाएं हैं तो यहाँ पे उलझी हुई रेखाएं होती है और इसका जो रंग है पंक्तियों में आपको धूमिल सा दिखेगा। कवि अपनी कल्पना द्वारा क्रम लगाकर बिंब रूप रेखा को पूर्ण करता है। मतलब बहुत अजीब सा बिंब आपको इसमें दिखाई देगा कि ऐसे लगेगा कि जानबूझकर कवि ने इन पंक्तियों को क्रमबद्ध बैठाने की कोशिश की गई है। तो जैसे इन पंक्तियों में नीरव निशित मिलत निकासी, तुम कौन आ रही हो बढ़ती, कोमल बाहें फैलाई सी आलिंगन सा जादू पड़ती। अब इन पंक्तियों में आप देखिए लज्जा का बिंब है, लेकिन जो शब्दों की जटिलता आपको दिखाई देती है, मतलब सीधा साधा नहीं है आपको कि मतलब स्त्री का वर्णन है, उसकी लज्जा का भी वर्णन इसमें दिखाई दे रहा है, लेकिन सीधा साधा बिंब दिखाई नहीं दे रहा है। उसके बाद है खंडित बिंब। खंडित मतलब, खंड मतलब क्या होता है? टूटा हुआ। इसमें जो अनुभूतियाँ होती हैं वह बिखरी हुई होती हैं और जो कवि है अपनी अनुभूतियों को खंडित मानता हुआ उस स्थिति को अनिवार्य मानता है। मतलब जो स्थिति दी गई है, मतलब जो कवि कविता कर रहा है या पंक्तियाँ लिखा है, उसमें जो स्थिति है उसको पूर्ण करने के लिए कई वाक्य जोड़ने की कोशिश कर करके उस पंक्तियों को पूरा करता है। तो वहाँ पे खंडित बिंब आपको लगेगा कुछ कमी है, तो वो खंडित बिंब कहलाता है। जैसे उन पेड़ों की डाली में एक झांक रही कथई रुखाई, जो बंगला है लाल भवन है क्योंकि कोई। अब देखिए इन पंक्तियों में आपको सब कुछ बिखरा सा लगेगा, मतलब पंक्तियों को पढ़ने में भी अटपटा लगेगा, कहीं कुछ शब्द आपको पड़े हुए मिलेंगे। मतलब अब देखिए उन पेड़ों की डाली में एक झांक रही कथई रुखाई। अब देखिए यहाँ पे सब सही है। उसके बाद जो बंगला है लाल भवन है क्योंकि कोई। अब सब कुछ खंडित है, मतलब पंक्तियों में आपको लगेगा कोई समानता नहीं है क्रम की। उसके बाद है समाकलित बिंब। इसमें आप देखेंगे समा मतलब या सम मतलब क्या हुआ? सम का मतलब होता है इकट्ठा। यहाँ पे समाकलित का मतलब है इंटीग्रेट। मतलब इंटीग्रेट मतलब यहाँ पे जोड़ के बिंब बनाना, मतलब जुड़ा हुआ बिंब जिसको हम बोलते हैं। तो इस बिंब में क्या है? शब्द चित्र समाकलित रूप में होते हैं, यानी पूर्ण होते हैं। जो भी बिंब है आपको पूर्ण दिखाई देगा इस बिंब में। तो मैंने आपको 5 प्रकार के जो मुख्य बिंब हैं उनके बारे में बताया, उनके बारे में डिटेल में बताया। अब मैं थोड़ा सा आपको जो बिंब है उसकी क्या विशेषताएं होती हैं। जैसा कि बिंब जो होता है किसी वस्तु की प्रतिकृति होती है, मतलब उसकी कल्पना की एक, मतलब प्रति मतलब क्या होता है? कॉपी। तो कृति मतलब होता है रचना। तो यहाँ पे मैंने लिखा है वस्तु नहीं, वस्तु की प्रतिकृति होती है जो बिंब है। उसके बाद स्मृति में रहता मानव चित्र। जो स्मृति मतलब आपकी याददाश्त है, उसमें आपको मानव का चित्र दिखाई दे जाता है, मतलब कोई भी चित्र उसमें आपको दिखाई दे जाता है। उसके बाद उसकी बिंब की विशेषता ये है कि मूर्त एक इसका लक्षण होता है कि कोई भी वस्तु मूर्त रूप में बिंब के द्वारा दिखाई जाती है। तो बिंब क्या है? हमने आपको बताया कि बिंब का प्रयोग जरूरी नहीं इतने ही बिंब है, बिंब और भी हैं। ऐतिहासिक है, मतलब इतिहास की घटना को लेकर चित्र, मतलब उसका खींचना पाठक के सामने, एक प्रकार का वह भी बिंब है। उसके बाद आता है, बहुत सारे हैं, प्राकृतिक बिंब है, श्रृंगारिक बिंब है, मतलब बहुत बिंबों की कोई सीमा नहीं है। हर प्रकार के बिंब आपको हिंदी साहित्य में देखने को मिले हैं। जो मुक्ता है उनका डिटेल मैंने आपको इस वीडियो में दे दिया है।
तो आपको अगर हमारा ये वीडियो पसंद आया है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें। नमस्कार।